नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी बिल्कुल हालिया है, एकदम तुरंत की है और अभी 2 दिन पहले या बल्कि 1 दिन पहले की ये घटना है। आज का राज्य है उत्तर प्रदेश और जिला है गोरखपुर। बात 5 फरवरी 2023 की है। सुबह 8 बजे गोरखपुर के गोला थाने के देवकली गांव से 112 नंबर पर धड़ाधड़ फोन आने लगे। बताया गया कि गांव के ही इंद्र बहादुर मौर्य, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे घर में मृत पड़े हुए हैं। यह भी बताया गया कि इंद्र बहादुर मौर्य की सांस अभी चल रही है, लेकिन उसका पूरा शरीर जल गया है। बाकी पत्नी और दोनों बच्चों के गर्दन पर गहरे चोट के निशान हैं और वो अपने कमरे में पड़े हुए हैं। घटना गंभीर थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। सारे जितने अधिकारी थे, सर्किल अफसर गोला और थानाध्यक्ष गोला, एसपी रूरल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ये सारे लोग मौके पर पहुंच गए। फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच के लोग भी पहुंच गए। जिस समय लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ा, ये देखकर तोड़ा कि घर के भीतर से बहुत धुआं निकल रहा था। दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर कोई बोल नहीं रहा था, इसीलिए दरवाजा तोड़कर देखा गया। उस समय इंद्र बहादुर मौर्य, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, उसकी सांसें चल रही थीं। दौड़ के उसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसने वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। चारों शवों को उनका पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच में सुशीला के भाई ने आकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि उनका बहनोई यानी इंद्र बहादुर मौर्य वो शराब पीने का आदी था और बड़ा जुआरी था। हालांकि पैसे भी उसके पास बहुत थे और उसी ने हमारी बहन और उसके 2 बच्चों की हत्या की है। चूंकि पोस्टमार्टम कराने के लिए एफआईआर का होना आवश्यक है, सूचना का होना आवश्यक है, थाने की सूचना का होना आवश्यक है, इसलिए ये एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई। जिस पर आरोप था उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए एफआईआर में किसी को कुछ करना नहीं था। बच्चे, जिसमें चांदनी उसकी बेटी थी 10 वर्ष की और आर्यन 8 वर्ष का, पत्नी सुशीला 38 साल की और इंद्र बहादुर मौर्य 42 साल का। जब पोस्टमार्टम हो चुका, बॉडी घर आने लगी, तो उसी समय इंद्र बहादुर का भतीजा भी पहुंचकर आगे मौके पर पहुंच गया। इंद्र बहादुर के भतीजे ने एक नई तहरीर पुलिस को दी। उसके भतीजे का नाम था अभिषेक। हालांकि इंद्र बहादुर का भाई जय बहादुर भी जीवित था, लेकिन घटना की सूचना पाकर वो गांव नहीं आया, बल्कि अपने बेटे अभिषेक मौर्य को उसने गांव भेज दिया। अभिषेक मौर्य ने अपनी तहरीर में लिखा कि इस सामूहिक हत्याकांड से पहले गांव के सूदखोरों से परेशान होकर मेरे पिता जय बहादुर मौर्य गांव छोड़कर 3 साल पहले लापता हो गए। मेरे गांव के संदीप मौर्य ने
मेरे पिता को सूद पर रुपए दिए थे। ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि मेरे पिता उसको जब पूरा नहीं कर पाए तो इस सूदखोर ने ब्याज के एवज में मेरे पिता के हिस्से की जमीन रजिस्ट्री करा ली। इसके बाद भी पूरा कर्ज नहीं उतरा तो वो घबराकर गांव छोड़कर 3 साल पहले गांव से चले गए। और मेरे चाचा यानी मृतक इंद्र बहादुर मौर्य भी इन्हीं सूदखोरों के चक्कर में, इन्हीं सूदखोरों की वजह से ही उन्होंने खुद भी आत्महत्या की और अपने पत्नी और बच्चों को भी मार दिया। अपने बयान में उसने पुलिस को, जब पुलिस ने पूछा भाई तुम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो, क्या बात है, बोले साहब मेरा झेला हुआ है, मेरे पिता को इसीलिए गांव से भागना पड़ा कि अगर वो कहीं दिखाई पड़ गया तो वो जबरदस्ती करके बाकी चीजें जो उनके पास हैं वो सब भी अपने नाम रजिस्ट्री लिखवा लेंगे। ये पूछे जाने पर कि इंद्र बहादुर सिंह ने किससे आखिर सूद पे पैसे लिए थे, ब्याज पे पैसे लिए थे, तो इसी गांव के, अभिषेक ने बताया कि इसी गांव के विजय प्रताप सिंह, संदीप मदेशिया ने ब्याज पर मेरे चाचा इंद्र बहादुर सिंह को, इंद्र बहादुर मौर्य को काफी पैसे दिए थे और पैसा न चुका पाने की स्थिति में वो मेरे चाचा को प्रताड़ित करते थे। वो ये चाहते थे कि जैसे मेरे पिता यानी मृतक के बड़े भाई अपनी सारी जमीन रजिस्ट्री करके भाग गए, वैसे ही जमीन और खेत भी इंद्र बहादुर मौर्य उनको रजिस्ट्री कर दें। जबकि मेरी चाची चांदनी इसका बहुत मेरी चाची सुशीला इसका बहुत विरोध करती थी। यह ऐसी बात थी कि पुलिस को इसके बारे में सोचना पड़ा। ऐसा नहीं था कि पुलिस नहीं जानती थी। किसी थाने की पुलिस, किसी थाने का पदाधिकारी, किसी बीट का कांस्टेबल अगर वो कहे कि हमारे बीट में या हमारे थाने में कोई सूदखोर नहीं है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। कोई सूदखोर, जो ब्याज पर पैसा चलाने वालों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता जिसकी जानकारी पुलिस को ना हो। इन बड़े सूदखोरों का नाम आते ही पुलिस की भी आंखें खिल गईं कि अब काम बन जाएगा। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें थीं वो देखकर सभी चौंक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंद्र बहादुर की पत्नी पर चाकू के 4 वार उसके सीने, गर्दन और पेट पर मौजूद मिले। पत्नी ने संघर्ष किया क्योंकि दीवारों पर उसके हाथ के और बाकी और खून के निशान पाए गए। लेकिन दोनों बच्चे, ऐसा लगता है, सोते समय ही उनकी गर्दन काटी गई और वो अपनी जगह से हिले नहीं। सारा ब्लड दोनों के शव के पास ही बिस्तर पर मिला था। दूसरा ये कि वहां पर डिटॉल, पट्टी, रुई ये बड़ी मात्रा में उसी बेड के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि चोट लगने के बाद इनके सभी जख्मों पर रुई और पट्टियां बांधी गई थी। पुलिस ने डिटेल पूछताछ की तो ये पता लगा कि शराब पीकर इंद्र बहादुर घर आया था और शायद शराब के नशे में ही उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया और पूरी रात वो उनके शव के पास बैठा रहा। घर में जो डिटॉल,
पट्टी या रुई मौजूद थी, उनसे उनके जख्म पर डिटॉल, रुई और पट्टियां बांधता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद ऐसा करने से सुबह ये लोग ठीक हो जाएंगे। पुलिस ने इन सूदखोरों को भी उठाना शुरू किया और ये बताया गया कि बीती रात उसने वो जुए के अड्डे पर गया था और वहां पर वो 50,000 रुपए जुए में हार गया। ऐसे जुए के अड्डों पर ब्याज पर पैसा देने वाले पहले से मौजूद रहते हैं। वो जो कोई जुए में हारता है उसे फौरन ब्याज पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी चीज की एवज में। जैसे पैसा लेने वाला अगर ये कहे कि साहब मेरी फलां जमीन है, मैं उसको गिरवी रखता हूं, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, वो फौरन दे देंगे। उन्हें उस जमीन की लालच है, वो जानते हैं कि ये जुआरी है, 50,000 रुपए कभी नहीं दे पाएगा। इंद्र बहादुर के साथ उस दिन वही हुआ। जुए की फड़ पर वो 50,000 रुपए हार गया। सूदखोर मौजूद थे। उसने सूदखोरों से पैसा मांगा। सूदखोरों ने कहा पहले का दिया हुआ पैसा अभी उसका ब्याज भी नहीं दिया है, हम तुमको नए सिरे से ब्याज नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। और दूसरा, उसके एवज में तुम्हारे पास जो जमीन का बड़ा हिस्सा है, अगर तुम गिरवी रखो तो हम तुम्हें अभी 50,000 रुपए दे देंगे। ऐसा मना करने पर, इंद्र बहादुर के मना करने पर, जब उसे पैसा नहीं मिला, 50,000 रुपए हार चुका था, तो वो वहां से घर चला आया। घर की तरफ आते समय उसने शराब पी ली और ढेर सारी शराब पी ली। शराब पीने के बाद झुंझलाहट में जब वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कुछ कहा होगा, पत्नी पर उसने चाकू से वार कर दिया। पत्नी को मारने के बाद उसने पहले अपनी बेटी और बाद में जो समय का अंतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उससे ये लगता है कि नशे में उसने हत्या की। पहले पत्नी को मारा, फिर बेटी को मारा, फिर बेटे को मारा। इंद्र बहादुर सब्जी का थोक व्यापारी था। घर के अलावा करीब 4,000 वर्ग फीट जमीन भी थी। घर थी और 4,000 वर्ग फीट जमीन भी थी। मौर्य लोग गांव देहात में पेशे से सब्जी उगाने वाले होते हैं, मुराई कहते हैं उनको। और सब्जी उगाने का उनका जो ट्रेडिशनल तरीका है, या जो उनका जो पेशा है, या जो सब्जी उगाने वाले किसान जो मौर्य लोग कहे जाते हैं, वो पूरा खर्चा घर का सब्जियों से ही निकालते हैं। इंद्र बहादुर मौर्य ने भी यही किया। अपनी जो जमीन थी उसके अलावा अगल बगल के लोगों से बटाई पर जमीन लेकर सब्जियां उगाता था और उसे थोक मंडी में बेचता था। लेकिन उसकी 2 खराब आदतें भी थीं। एक, शराब पीना, दूसरा जुआ खेलना। उसने ब्याज पर काफी कर्ज ले रखा था। सूदखोर उस पर दबाव बना रहे थे कि वो अपनी जमीन और मकान दोनों उनके नाम रजिस्ट्री कर दे, तभी वो जो उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया है वो माफ किया जा सकता है। लेकिन पत्नी सुशीला इसका विरोध करती थी। उसने कभी मकान और जमीन किसी को रजिस्ट्री नहीं होने दी। यहां देखने वाली बात यह भी है कि पत्नी सुशीला दोनों बच्चों का जीवन बनाना चाहती थी, उनको पढ़ाना चाहती थी और पढ़ा भी रही थी। उन्हें इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रही थी। PGLN एकेडमी गोपालपुर में लड़की चांदनी 4th क्लास में और आर्यन 1ली क्लास में पढ़ता था। वो खुद बच्चों को छोड़ने जाती थी
और स्कूल से लेने जाती थी। जो भी पैसा कभी कभार इंद्र बहादुर देता था, उसी से उन बच्चों की परवरिश, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो इन्वेस्ट करती थी। और इंद्र बहादुर इतना पैसा होने के बाद भी जुआ और शराब में सारा पैसा लुटा दिया करता था। मैं आपको ये बताऊं कि आखिरकार क्यों इस तरह की बहुत सी घटनाएं मैंने बताई हैं। एक घटना अभी हाल बताई है, 2002 की घटना मैंने बताई थी अयोध्या जनपद की, जिसमें सूदखोरों से तंग आकर एक व्यक्ति ने अपनी 5 बच्चों को कुएं में फेंक दिया था। एपिसोड 421 है। राइट हैंड कॉर्नर पे आई बटन दबाइए, आपको एपिसोड 421 मिलेगा। सूदखोरों के मोडस ऑपरेंडी, सूदखोरों की लालच, सूदखोरों के पैसे के वसूल करने का सिस्टम मैंने सब इस एपिसोड में बताया है। इसके पहले भी 2 या 3 एपिसोड में मैंने सूदखोरी से होने वाले नुकसान, यानी आत्महत्या के लिए जो मजबूर होते हैं लोग, उसके बारे में बताया था। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सूदखोरी से या कर्ज से परेशान लोग जब आत्महत्या करते हैं या मारते हैं तो पूरे परिवार को मारते हैं। कारण उसका यह है कि उनके बाप दादा ने कर्ज लिया किसी सूदखोर से, किसी साहूकार से। बाप दादा अपने टाइम तक नहीं पूरा कर पाए क्योंकि वो 10,000 का 5 लाख हो गया। फिर बाप ने पूरा जीवन कर्ज अदा किया, नहीं पूरा हुआ। फिर वो खुद अदा कर रहा था, नहीं पूरा हुआ। लेकिन वो आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसे उसके बच्चों को ये जलालत झेलनी पड़े, हर समय कर्ज की अदायगी के लिए परेशान होना पड़े। 6 फरवरी 2018 को उसी इलाके में, गोला में ही ऋतुराज शर्मा ने पहले अपनी 2 बेटियों को फंदे से लटकाकर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। वो गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में पचपेड़वा में अपने परिवार के साथ रहता था। कर्ज में डूब गया था। सूदखोरों ने इस कदर तंग किया कि बच्चों सहित उसने अपनी जान दे दी। ठीक इसी तरह 4 फरवरी 19 को भी गोरखपुर में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी फैली थी। गल्ला व्यवसायी रमेश गुप्ता ने परिवार के 5 लोगों के साथ सामूहिक आत्महत्या की थी। राजघाट इलाके के लाल डिग्गी के पास रहने वाले रमेश गुप्ता व्यापार में घाटे के बाद लिए गए कर्ज के ब्याज से इतना लद गए कि हर दिन कोई न कोई ब्याज की वसूली के लिए, कर्ज की वसूली के लिए उनके दरवाजे खड़ा हो जाता था। कई व्यापार करने के बाद, क्योंकि व्यापारी जब पूंजी लगाता है तो उसको उसका प्रॉफिट या उसकी पूंजी वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है। मार्केट चाहिए, मार्केट बनाता है, बात करता है, ले जाकर देता है, फिर जब वो बेच लेता है तो उसका, इसी तरह से रमेश गुप्ता रिफाइंड का व्यवसाय करता था। लेकिन उसके पैसे के आने में, यानी उसके वापस आने में, पैसा जहां लगाया था उस तक पहुंचने में बहुत विलंब हुआ और फिर बार बार नया व्यवसाय खड़ा करने के लिए लेने वाले कर्ज और उसके सूद के कारण वो इतना परेशान हुआ कि पूरे परिवार के साथ उसने सामूहिक हत्या कर ली। ये इलाका है वो इलाका जहां पर सूदखोरों का आतंक है। गोला इलाके में एक बड़ी आबादी है जो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, ईरान सहित बहुत ढेर सारे देशों में
परिवार का कोई न कोई आदमी जाकर कमाता है, हवाला के जरिए घर पैसा भेजता है। जब भी पैसा आता है सूदखोर आधे से ज्यादा पैसा उससे ले लेते हैं, और वहां पर साहूकारों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि उनके घर के लोग भी जो थाईलैंड रहते हैं, उनके घर के ही लोग जो बाहर रहते हैं, जहां के लोगों के ऊपर ये कर्ज या ब्याज का पैसा है, वो वहां से परेशान करके पैसे की वसूली करते हैं। इनका ब्याज का दर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक से आप पैसा लेंगे, आपको 5 से 7% ब्याज में बैंक से पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये 10%, 12%, 15% जैसा जरूरतमंद इनसे टकरा जाए वैसे पैसा देते हैं। अपने लाल रंग के बही खाते में उसका नाम और तारीख लिख लेते हैं और हर साल उसका ब्याज जोड़ के कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। बड़ा परफेक्ट सिस्टम है इनका गुणा गणित करने का, और 4 ही 6 साल में मूल धन का 2 गुना 3 गुना पैसा अदा करने के लिए वो अपने लाल रंग के उस बही खाते में आने पर बताते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा हो गया। जब वो ज़्यादा हो जाता है तब फिर उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम अपना खेत रजिस्ट्री करो, तुम अपना मकान रजिस्ट्री करो, अब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। जुए के फड़ पर उस पूरे इलाके में सूदखोर बैठे होते हैं। जुए में जो भी हारा उसको फौरन पैसा देते हैं, उसके एवज में कम पैसा है तो मोबाइल रख लेंगे, उसके एवज में किसी जमीन का सौदा कर लेंगे, किसी भी चीज का सौदा वो कर सकते हैं। जिसकी खेत है, मकान है, मोबाइल है, बाइक है, गाड़ी है, किसी चीज का सौदा करके उसे जुआ खेलने के लिए पैसे उधार या ब्याज पर दे देते हैं। ऐसे में कोई ये कहे कि बीट कांस्टेबल को इस जुए के अड्डे का पता नहीं है, झूठा है, वो गलत बोल रहा है, बेईमान है। 60 गांठ है उसकी जुआरियों के अड्डे से, पैसा लेता है वहां से, और घटना होने पर, और अगर बीट कांस्टेबल ईमानदारी से जुए के अड्डों को खत्म कर दे तो बहुत ढेर सारी दिक्कतें जो समाज में इन सूदखोरों की वजह से हैं ये दूर हो जाएंगी। लेकिन बड़े बड़े जुए के अड्डे चलते रहते हैं, थाना अध्यक्ष के संरक्षण में चलते हैं, बीट कांस्टेबल के संरक्षण में चलते हैं। साहूकारी को रोकने के लिए एक उत्तर प्रदेश में एक एक्ट ले आया गया 1976 में। मैंने अपने एपिसोड 421 में इसका डिटेल बताया था। उसे उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 कहते हैं, जिसमें साहूकार को अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रजिस्टर कराना होता है। हर तीसरे साल इस रजिस्ट्रेशन का या इस लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। लेकिन जब से ये माइक्रो फाइनेंसिंग, ग्रामीण बैंक यानी लोगों के पहुंच में आ गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तब से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। गोरखपुर में ही एडीएम फाइनेंस के दफ्तर में कभी 200 साहूकार रजिस्टर हुआ करते थे, लेकिन इस वर्ष यानी 2022 में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 50 रह गई। यानी 150 साहूकार अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं आए। हालांकि इसकी फीस जो रिन्यूअल की होती है वो हर साल 20 रुपए के हिसाब से अगर आप मान लें तो 3 साल में सिर्फ 60 रुपए ही होती है। इसी तरह से बहुत ढेर सारी घटनाएं गोरखपुर की हैं। 9 दिसंबर 2022 की पिपराइच के जंगल धूषण में, 15 नवंबर 2022 की शाहपुर के इलाके में
दो बेटियों मान्या और मानवी के साथ जितेंद्र ने खुदकुशी कर ली। ये शाहपुर का इलाका था। और 14 नवंबर 2022 को गोरखनाथ इलाके के जनप्रिय विहार कॉलोनी में सरोजी देवी और बेटे मनीष राव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बहुत ढेर सारी घटनाएं इस तरह से हुई हैं। इसमें पुलिस को कुछ करना नहीं था। जांच पड़ताल हुई। साहूकारी अधिनियम में सजा बहुत कम है, लाइसेंस के कैंसिलेशन की है, और ऐसे साहूकार जो पनप रहे हैं ये बिना लाइसेंस के ही सारा काम कर डालते हैं। आज की घटना, मैंने कम से कम 5 अपराध की ऐसी घटनाएं बताई हैं। एक का नंबर मुझे याद है 421, जरूर देखिए आप, जिसमें सूदखोरों के आतंक की वजह से पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या की है। और मैंने बताया कि पूरा परिवार किस लिए मार देते हैं, खासकर बच्चों को, कि मैंने जो अपनी जिंदगी में जलालत झेली है, मेरे पिता ने, मेरे बाप ने जो जलालत झेली है, मेरे बाबा ने जो जलालत झेली है, मेरे बच्चों को वो जलालत न झेलनी पड़े, इसलिए उनको भी मार देते हैं, खुद को भी मार लेते हैं। इतना मानसिक दबाव होता है। और ये गुंडे बदमाश पालते हैं साहूकार। घर के भी 2-4 ऐसे मुस्टंडे टाइप के लोग होते हैं कि जैसे ही महीना शुरू हुआ वैसे ही पहुंच गए कि भाई ब्याज का इतना पैसा है, दे दो, नहीं है मकान लिखो, नहीं है जमीन लिखो। दरवाजे पे जैसे ही वसूली वाले आते हैं रूह कांप जाती है घर वालों की। ये व्यवस्था पता नहीं कब से चली आ रही है। पहले तो इस व्यवस्था के होने का की बात समझ में आती थी, तब बैंक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुआ करते थे, तब ग्रामीण बैंकों का चलन नहीं था, तब माइक्रो फाइनेंसिंग का कोई चलन नहीं था, चिटफंड की तमाम जो दुकानें खोल के लोग बैठे हैं ये सब भी नहीं थे। कोई आदमी बेटी की शादी के लिए कहां बैंकों में मारा मारा फिरे। साहूकार ने बता दिया कि ये ले लो, हम दे देंगे, इतने दिन में वापस कर देना, इसका 20% ब्याज देना होगा। मरता क्या न करता, उन साहूकारों से ये पैसा ले लेता था और 3-3, 4-4 पुश्त इस सूद के अदा करने में समाप्त हो जाते थे। परदादा ने 5,000 रुपए लिया, आज की तारीख में 7.5 लाख रुपए देना है। अंदाज लगाइए आप कि क्या पुरानी फिल्में कोई आप देखिए, बहुत पुरानी फिल्में जिसमें जीवन साहूकार के रोल में हो। जीवन आप जानते हैं, एक पहले तो वो बहुत ढेर सारी धार्मिक फिल्मों में आए, नारद का रोल बहुत ज्यादा किया। उसके बाद की फिल्मों में वो विलेन के रूप में आया। उनका ओरिजिनल नाम ओंकार नाथ धर था। किरण कुमार उन्हीं के बेटे हैं, जो वर्तमान में किरण कुमार जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, किरण कुमार, वो जीवन के ही बेटे हैं। तो जीवन ने जिन फिल्मों में साहूकार का रोल किया हो, एक सामने डेस्क है, टोपी लगी हुई है, कुर्ता धोती पहने हुए हैं, चश्मे से ऊपर उठा के किसी को देखते हैं, एक बही और एक खाता है, एक महिला आएगी, रोएगी कि मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मेरे बेटे की बहुत खराब है, और फिर धोती के पल्लू में से अपना गहना निकालेगी कि इसको रख लीजिए और हमें इतने पैसे की जरूरत है। पुराने लोग जो किस्सा कोई परिवार में हैं हमारे, वो जानते होंगे। और फिर हरकतें देखिए उसकी, ये वास्तविक हैं। इन्हीं वास्तविक घटनाओं का चित्रण बॉलीवुड की उन पुरानी फिल्मों में किया गया और जीवन ने इसका बहुत ही अच्छा रोल निभाया है कि जो गिरवी रखने के लिए आती थी महिलाएं, उनके साथ अभद्र टिप्पणियां, छेड़छाड़ और जाने क्या क्या
वो किया करते थे। फिल्में अगर भूल गई हों आपको तो मैं नाम बता दूं, नया दौर, एक ही रास्ता, सुरक्षा और अनोखा। ये ऐसी फिल्में थीं जिसमें जीवन ने इसी तरह के रोल किए हैं। देखिए, सूदखोर जो है उसका जो पैसा है, यानी सूद में लिया हुआ पैसा, कोई उसको सूद यानी ब्याज का जो पैसा वो वसूल रहा है, कोई उसने हल चला के नहीं पैदा किया, कोई उसने पत्थर तोड़ के नहीं पैदा किया। फ्री का पैसा है ये। मतलब हर राय लगे न फिटकरी और रंग भी आए चोखा। एक बार पैसा दे दिया 500 रुपए और सारी जिंदगी उससे 50,000 रुपए तक, 5 लाख रुपए तक वसूलना है। चार पहलवान टाइप के उचक्के पैसा वसूलने के लिए रख लिए, चाहे घर ही के लौंडे हो, वो जाएंगे, वो धमकर के कुछ न कुछ तो ले ही आएंगे। राजनीतिक लोगों के साथ इनकी गाड़ियां जरूर चलती हुई मिलेंगी, यानी राजनीतिक वरदहस्त किसी न किसी का ऐसे सूदखोरों पे रहता है ताकि पुलिस कार्रवाई न करे और लोग डर के मारे जितना पैसा वो मांगे पैसा दे दें। ज्यादा पैसा होने पर उनकी जमीन और दुकान भी वो लिखा लें और ऐसे लोगों के खिलाफ कर्ज में दबा हुआ आदमी इकट्ठा होकर विरोध नहीं कर पाता, कर भी नहीं सकता। लेकिन हमें आपको देखना होगा, इस प्रथा का अंत तभी होगा जब सभी लोग सतर्क हों। मत लीजिए इनसे पैसा। अब तो बहुत आसान शर्तों पर तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन दे सकते हैं और उतना ही लीजिए जितना आप रीपेमेंट कर पाए। बैंक लोन देती है, आपकी जमीन जायदाद के कागज भी रख लेती है, आपको परेशान तो नहीं करेंगे। डंडा लेके बैंक वाले खड़े थोड़ी होंगे दरवाजे पर कि पैसा दीजिए, आपकी बेइज्जती तो नहीं होगी। सुकून से जिएंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके रीपेमेंट का पैसा इकट्ठा करके और देंगे आप उनको। अब पता नहीं, ईश्वर जाने कि ये जो समाज के राक्षस हैं सूदखोर, ये सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े राक्षस हैं। परिवार का परिवार खाए जा रहे हैं। इनसे कब मुक्ति मिलेगी? कब इनके लिए भी एक कठोर कानून बनाया जाएगा? देखना यही है कि कल के परसों के इस इंसिडेंट में इन सूदखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।